नमस्कार। राज्यों की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है और इस कांटे की टक्कर में 3 बजे तक की अगर बात करें तो कुल मिला के 45.53% मतदान अभी तक हुआ है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की जो कतार है वो दिखाई तो दे रही है, लेकिन अगर झारखंड से इसको आप इसकी तुलना करेंगे तो ये वोट प्रतिशत जो है वो अभी कम दिखाई पड़ रहा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में जबरदस्त टक्कर है। महाराष्ट्र के नेता, अभिनेता, खिलाड़ी सब सुबह से वोट डाल रहे हैं। बारामती में शरद पवार, अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने वोट डाला। वहीं नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी थाने में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड की कई हस्तियां भी मतदान में अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इसमें कई सारे एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन भी शामिल थे। साथ ही साथ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के साथ वोट डालने आज पहुंचे थे। वैसे महाराष्ट्र का चुनाव दरअसल कई दिग्गजों का इम्तिहान भी है। शरद पवार, अजीत पवार के अलावा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे सबने अपने अपने वोट डाले। सबकी प्रतिष्ठा भी इस चुनाव पर दांव में लगी हुई है। नेताओं की इस कतार में पीयूष गोयल भी दिखाई पड़े, केंद्रीय मंत्री और मुंबई साउथ से सांसद जो हैं। साथ ही साथ नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वोट डाला। पीयूष गोयल, नाना पटोले, नितिन गडकरी, उन सब ने मीडिया से उसके बाद बातचीत भी की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान दिनोशी में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना उम्मीदवार संजय निरुपम ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम महिला मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। निरुपम के मुताबिक इसका कारण मतदान केंद्रों पर मुस्लिम पुरुषों का हस्तक्षेप है। इस आरोप से राजनीतिक उठापटक जो है वो शुरू हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निरुपम ने निरुपम की निराशा में मेज पटकने के फुटेज जो है वो प्रसारित हो रही है। इस घटनाक्रम को क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जेवला राज्य विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोका। उन्होंने आपत्ति उठाई और सवाल उठाया कि भुजबल कई बार मतदान केंद्र पर कैसे जा रहे हैं। तो इस वक्त महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोटों का जो पड़ना है वो जारी है। लोग जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं करा है, अगर आप भी उनमें से हैं और इस वक्त आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके पास 6 बजे तक का समय है। निकलिए घर के बाहर, जाइए वोट दीजिए। पर दिलचस्प रहा है महाराष्ट्र का पूरा अभी तक का जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील सिंह भी जुड़ रहे हैं। बांद्रा से रौनक कुकरे मुंबई में हैं, सुनील सिंह बीड़ में हैं और जितेंद्र दीक्षित धीरेन्द्र दीक्षित बारामती से हैं। बारामती जो इस चुनाव का एक अहम वो हिस्सा है जिसके ऊपर सबकी नजरें लगी रहेंगी। पवार परिवार में जितेंद्र किसका वर्चस्व कायम होगा, वो शायद बारामती इस बार अपने मतदान से स्थापित कर देगा। बिल्कुल, देखिए एक
एक फ्रेंच शब्द है डेजावू। डेजावू का मतलब होता है हिंदी में कि पहले से देखा गया। और 5 महीनों में फिर से एक बार बारामती के मतदाता देख रहे हैं कि पवार परिवार के 2 लोग ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमने देखा कि मई में जब लोकसभा का चुनाव था तब सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी और सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी, इन दोनों के बीच में मुकाबला था। अब वैसी ही स्थिति फिर से एक बार बारामती में उत्पन्न हो गई है, जहां पवार परिवार के ही 2 लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में हैं। अजीत पवार जो कि यहां के सिटिंग एमएलए हैं, जो कि यहां के विधायक हैं, उनका मुकाबला अपने ही भतीजे के साथ में हो रहा है, युगेंद्र पवार के साथ में। और मुकाबला काफी कड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरफ अजीत पवार 7 बार से यहां पर चुनाव जीत चुके हैं, 1991 से लेकर अब तक उनका दबदबा कायम रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ युगेंद्र पवार के पीछे शरद पवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और दोनों ही तरफ से जो है काफी कड़ा मुकाबला है। अब मैं अगर मतदान की बात करूं तो आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तब तो मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा था, लेकिन मैं अभी का आपको बता दूं, अभी की तस्वीर आपको दिखा दूं कि दोपहर बाद से ही मतदाताओं की संख्या काफी कम हो गई और ऐसी स्थिति अब तमाम मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है, जहां पर बस 4-5 लोग ही कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। और 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो बेहद कम रहा है। सिर्फ 43% लोगों ने ही अब तक बारामती में मतदान किया है। ये बेहद निराशाजनक है क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, गर्मियों में हुए थे लोकसभा चुनाव, इसके बावजूद लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग पसीने में तर होकर भी आ रहे थे मतदान के लिए, धूप में खड़े थे। लेकिन अभी तो मौसम बहुत यहां पर सुहावना है, हल्की सी ठंड भी है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वोटरों में इतना ज्यादा उत्साह यहां पर नजर नहीं आ रहा है। ये कुछ हाल है इस वक्त बारामती का। देखिए बारामती में जो मुकाबले हैं यहां पर कुल 24, मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि यहां पर जो उम्मीदवारों की सूची है, इस सूची में कुल 24 उम्मीदवार हैं यहां पर, लेकिन जो 2 उम्मीदवार जिन पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं वो है, एक नंबर पर देखिए अजीत अनंतराव पवार, जो कि 1991 से लेकर के लगातार यहां पर विधायक रहे हैं, और तीसरे नंबर पर ये देखिए युगेंद्र श्रीनिवास पवार हैं जो कि शरद पवार वाली एनसीपी से हैं। तो सारी नजरें गड़ी हुई हैं इन चाचा भतीजा के बीच के कॉन्टेस्ट पर, और ना केवल चाचा भतीजा का मुकाबला इस सीट पर हो रहा है बल्कि पूरे राज्य में हो रहा है, क्योंकि एक चाचा भतीजा का मुकाबला राज्य स्तर का भी है, जहां पर शरद पवार की पार्टी अजीत पवार की पार्टी से भिड़ रही है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, और 23 तारीख को जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तभी पता चलेगा कि महाराष्ट्र की जनता जो है किसको असली एनसीपी मानती है। हालांकि अजीत पवार वाली एनसीपी के पास में पार्टी का आधिकारिक नाम भी चला गया है, उनके पास पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह भी चला गया है, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार अपनी पार्टी के नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ में मैदान में उतरे, लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरे, और उनका स्ट्राइक रेट काफी मजबूत रहा था, और ये माना गया था कि कहीं ना कहीं उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर थी जिसका फायदा उन्हें मिला। लेकिन क्या ये लहर इस बार भी मौजूद है, इसका जवाब 23 तारीख को मिलेगा। जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। सीधे चलते हैं, हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, मलाबार हिल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मुंबई में, वहां से। सुजाता, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, मुंबई का जो पूरा क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन वोटर एपैथी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि कम संख्या में वोटर्स बाहर निकल रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स वोट कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस वोट कर रहे हैं, लेकिन जनता की उदासीनता अभी भी मुंबई में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और बात करें अगर हम वोटर एपैथी की तो ये ज़्यादातर युवाओं में आज देखने मिली है, जहां पर जो प्रमुख इलाके हैं मुंबई के, खासतौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कई इलाकों में खासतौर पर गढ़चिरौली पे वोटिंग हो रही है, लेकिन मुंबई में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अब भी काफ़ी कम है, जिसके चलते चाहे वो बीएमसी हो या फिर चुनाव आयोग, सभी ने लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बाहर निकले और वोट करें। हम सुबह से यहाँ यानी एक्टिविटी हाई स्कूल पर मौजूद है, जो पेडर रोड पर आता है, मलाबार हिल में ये एक क्षेत्र है। अगर मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊँ तो अभी भी जो बूथ है वो पूरा खाली है, और लोग आ रहे हैं लेकिन एकाध की संख्या में आ रहे हैं, और वोट जो है वो हालांकि यहाँ पर जो दिखनी चाहिए वो नहीं नजर पड़ रही। अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में, उस समय भी यहाँ की जो वोटिंग परसेंटेज थी वो महज 45 से 50% के बीच में ही सिमट गई थी, जिसके चलते बात करें अगर हम कोलाबा की, मलाबार हिल जैसे इलाकों की, जो मुंबई के 36 विधानसभा सीट में से जो 10 सीट है मुंबई टाउन की जिसमें आती है, इन 2 सीटों पर
अक्सर जो वोटिंग है वो कम रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो नेता मिलिंद देवड़ा हो या फिर बिरला फैमिली हो या फिर साथ ही कई सिंगर्स और बॉलीवुड के स्टार्स भी यहाँ पर आए, जिसमें राहुल बोस और विशाल ददलानी का नाम शामिल है। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा खुद आकर यहाँ पर वोट किए, लेकिन उसके बावजूद जो युवाओं का टर्नआउट है इस बार के चुनाव में वो काफ़ी कम नजर आ रहा है। न सिर्फ मलाबार हिल में, बल्कि बात करें अगर कोलाबा की, तो वहाँ पर भी कई अलग अलग मॉडल के साथ और कई थीम के साथ जो है पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद वोटर्स अपैथी जो है वो एक बड़ा मुद्दा इस बार की विधानसभा चुनाव में भी मुंबई में खासतौर पर जो दो बड़े इलाके हैं, हॉट सीट जिन्हें माना जा रहा है, यहाँ पर देखने मिल रही है। बात करें अगर मलाबार सीट की, तो यहाँ से पिछली बार मंगल प्रभात लोढ़ा ने अपनी जीत दर्ज की थी। 75% से ज़्यादा वोट्स के साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। इस बार भी मंगल प्रभात लोढ़ा और महाविकास अघाड़ी के भेरूलाल चौधरी आमने सामने हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मुद्दे हैं मलाबार हिल के, जिसमें ट्रैफिक की समस्या आती है, एयर क्वालिटी की समस्या आती है, जिन पर और काम करना ज़रूरी है। नेता से खुश है, लेकिन इस बार उनको और ज़्यादा बदलाव और अच्छा काम चाहिए, ऐसा वोटर्स का कहना है। उन लोगों का कहना है जो वर्किंग क्लास है, और इस बार क्योंकि वोटिंग एक मिड वीक यानी वर्किंग वीकडे पर पड़ा है, जिसके चलते वोटर्स जो है वो आ रहे हैं, वरना यदि ये वीकेंड पे होता तो कहीं ना कहीं ये संख्या और ज़्यादा कम होती, जिसके चलते लोगों को कोशिश की जा रहा है कि जो नहीं किया उनसे भी आकर यहाँ पर वोट कराया जाए। 6 बजे तक का समय है, जितने लोग आकर वोट कर सके उसकी जो है यहाँ पर चुनाव आयोग और जो कोई यहाँ पे वॉलंटियर्स बैठे हैं वो उनकी राह तक रहे हैं। जी देखिए, यही दिक्कत है। अब चुनाव आयोग करे तो क्या करे, मिड वीक में डालें तो लोग नहीं आ रहे, वीकेंड पर डालें तो छुट्टी मनाने बाहर चले जाते हैं। खास तौर से शहरों में ये एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और सुजाता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नागपुर में बातचीत की। नितिन गडकरी ने नागपुर में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात की और इस दौरान अनुराग द्वारी ने उनसे बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। विदर्भ के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली दफा थोड़ा कम रह गया था, इस बार क्या उम्मीदें हैं? देखो, पिछली बार जनता को गुमराह किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिलेगी तो संविधान बदल जाएगा। तो ये गलत प्रचार था। ना संविधान हम बदलेंगे, ना बदलने देंगे, ना किसी की बदलने की हिम्मत है। और सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ चीफ जस्टिस और 10 न्यायमूर्ति ने मिलकर केशवानंद भारती केस में निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तो ये तो सारासार गलत प्रचार था। और अगर संविधान को बदलने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जब इंदिरा जी का रायबरेली लोकसभा के चुनाव की जीत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो चुनाव अवैध घोषित किया तो इमरजेंसी लागू हुई और इमरजेंसी में पूरी तरह संविधान की धज्जियाँ उड़ाई। अब लोगों को ध्यान में आया कि वो सब गुमराह करने वाला प्रचार था। आदिवासी को कहा गया था आपका आरक्षण रद्द होगा, तो अब उसका असर नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जीतेंगे असम। सर, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि लाडली बहना योजना ने कमाल किया। यहाँ पर लाडकी बहना योजना है, लेकिन क्या कपास और सोयाबीन भारी पड़ेगा? देखो, लाडली बहन योजना का अच्छा फायदा हुआ, जिससे कभी प्याज में कीमतें अच्छी है, गन्ने के कारण किसानों को पैसा भी मिला। अब वो एग्रीकल्चर में कर भी थोड़ा बहुत इधर होते रहता है, उसका कोई परिणाम नहीं होगा। बाय एंड लार्ज लोगों को मालूम है कि किसानों के हित में ही भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। सर, एक बहुत अहम सवाल इस चुनाव से पहले बन गया है। एक तरफ बीजेपी नेता कुछ नोटों के साथ पकड़े गए, फिर दूसरी तरफ सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सर, ये क्या है? महाराष्ट्र चुनाव में लोग इसको कैसे लेंगे? सर, ये चुनाव सरकार के परफॉर्मेंस पर है। पिछले सरकार ने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया, और इसी पे जनता विचार करती है। बाकी बातें मीडिया में उछलते रहते हैं, उसके तरफ ज़्यादा सीरियसली लेके ध्यान नहीं देना। लेकिन बहुत सारे नारे आए, बटेंगे तो कटेंगे, फिर एक से रहेंगे से एक है। जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर एक है, यही हमारी भावना है। और इसीलिए हम सब भारतीय हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे, ये इसका भाव है। ये कोई सांप्रदायिक विचार नहीं है या कोई मुसलमान या माइनॉरिटी के खिलाफ। सर, आखिरी सवाल, जीतेगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या शिंदे साहब ही बनेंगे या फिर जैसा कहा जाता है कि चुने हुए एमएलए अपना नेता को चुनते हैं और पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व निर्णय करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो नितिन गडकरी साहब का साफ कहना था कि जो चुने हुए विधायक हैं वो तय करेंगे और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में फैसला करेगा। हालांकि वो आश्वस्त हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो बीजेपी का गठबंधन है उसको जीत मिलेगी। नागपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। वहीं राज्य में कई जगह पर कम मतदान या मतदाताओं में उदासीनता की खबरें आ रही हैं, लेकिन पर्ली विधानसभा में अन्नाभाऊ साठे नगर के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई।
महिलाएं जो एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी हैं और इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वही तय करेंगी कि कौन जीतेगा। वहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई पड़ी। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने यह रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। मैं इसमें परली विधानसभा के अन्ना भाऊ साठे नगर में हूं और यहां से धनंजय मुंडे एनसीपी अजित पवार से उम्मीदवार हैं, तो एनसीपी शरद पवार से राजे साहब देशमुख हैं। परली शहर में भी कई जगहों पर गया, लेकिन वहाँ पर जो है कि इतनी भीड़ नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस अन्ना भाऊ साठे नगर में, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में कतार लगी है मतदाताओं की, जो बता रहा है कि यहाँ के मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। जबकि कई और बूथों पर मैं गया, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ जो है कि दिखाई नहीं पड़ी है। तो हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं वो क्या इनके लिए मुद्दे हैं। आप यहाँ पर आए हैं वोट डालने के लिए, मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी कतार लगी हुई है। आप लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर वोट डालने किया? जो मुद्दे वो पहले ही मुद्दे है, जो है वही पहला ही है। लेकिन पहला कौन सा है, क्या है? धनंजय जी। अच्छा, हाँ, मतलब वही एक मुद्दा है। वही है। अच्छा, अब महिलाओं से हम बात करते हैं। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोचकर आप मतदान करने आई हैं? सभी को रोज़गार मिलना चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए, यही सोचकर, और मीन्स कहीं भी पार्सलिटी नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दे सामने रखकर हम मतदान करने आए। तो इन सब बातों पे कौन खरा उतरता दिख रहा है आपको? व्हाट? इन सब बातों पे खरा उतरता कौन दिख रहा है? कौन देगा रोजगार, कौन कर रहा है विकास, या फिर कौन पार्सलिटी नहीं करेगा? आप क्या सोचते हैं? ये तो चुनाव का निकाल आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो बोल नहीं सकते। एक उत्साह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। भले घंटों यहाँ कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, कुछ लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन लोकतंत्र का पर्व है ये चुनाव, और इस लोकतंत्र के पर्व में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। अपना जो अधिकार है मतदान का, वो यहाँ पर जो है कि अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस से कैमरामैन प्रवीण ढोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, मुंबई में बॉलीवुड सितारों ने बुधवार की सुबह से ही वोट डालने की शुरुआत की। उन्होंने जल्दी निकलकर लोगों को उत्साहित करने की कोशिश की कि वो भी आके वोट डालें। अक्षय कुमार से लेकर राजकुमार राव तक तमाम बॉलीवुड के सितारे अपना वोट डालने के लिए आज पहुंचे। मैं अपील करती हूँ सब लोगों से, जितनी भी जनता इस एरिया में है, आपके घर के पास है ये वोट देने का, आप जरूर वोट देने के लिए आइए और वोट दीजिए। ये आपका हक है, आपका ड्यूटी है वोट देना, ताकि आप अपना हक जता सकते हैं अपने सरकार के साथ। सही पार्टी को आप चुनकर वोट दीजिए। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हमारा काम है। आई थिंक वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। पहली बात तो अगर सारे लोग आके आज वोट करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आई थिंक द मेन कॉल इज कम वोट, और बाकी लेट्स हेल्प द गवर्नमेंट बाय डूइंग गुड वर्क। यही कि बाहर आइए, वोट कीजिए। आप ही के लिए ये सब हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है। फ्यूचर आप ही लोग हो। सबसे बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए, वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज वोटिंग का, और बहुत अच्छा लगा मुझे तो इतने लोग ऑलरेडी आए हैं। आई होप कि और ज़्यादा भारी मात्रा में आए और I think it's a responsibility of every citizen to go and vote, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए। हॉलीडे मत बनाइए, just go and vote, man. All the best, जय हिंद। Okay, thank you, sir. It's important that you come and vote, right? It's important for your city, for your state, for your country. If you love your city, your state and your country, please come and vote. It's ridiculous that one has to say it. Everyone should do it anyway as a duty towards their country. I hope people... मैं यही दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चुनावी जंग जो है वो महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में भी जारी है। दूसरे चरण का मतदान, जो फाइनल चरण है वहाँ का, उसमें इस वक्त मतदान जारी है।
38 सीटों पर मतदान हो रहा है। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 61.47% मतदान हो चुका है। सत्ताधारी इंडिया गठबंधन और विपक्ष की एनडीए के बीच में कड़ा मुकाबला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जेएमएम और कांग्रेस के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। तो बीजेपी की अगर बात करें तो बाबूलाल मरांडी, अमर कुमारी बावरी समेत 500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी प्रभाकर के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, मुंबई की इससे पहले, महाराष्ट्र की इससे पहले बात कर रहे थे, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो झारखंड में वोटिंग जो है वो जबरदस्त हो रही है। 61% वोटिंग हो चुकी है, अभी करीब 1.5 घंटे और बचे हैं, तो लग रहा है कि एक हाई वोटर टर्नआउट है। उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, और ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो और ज़्यादा होगी। मैं अभी खड़ा हूँ सिंदरी का, ये इलाका है, बीआईटी सिंदरी मेरे ठीक पीछे है। ये धनबाद और बोकारो के बीच का है, धनबाद से सटा हुआ ये जगह है। बीआईटी सिंदरी देश के अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है। आप ग्रामीण इलाकों में जब जाएंगे तो ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 70 से 80% है। लेकिन ये जो 61% का आंकड़ा देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ के वोटर उदासीन हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जिसके चलते जो एवरेज वोटिंग परसेंटेज है वो नीचे गिर रहा है। हम आज जब सुबह बोकारो में घूम रहे थे तो हमने देखा कि ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन जो है उनके खाली पड़े हुए थे। वहीं जब हम ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं तो हमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हालांकि अभी सुबह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो मेरे पीछे बूथ है, यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज लगभग 60 से ऊपर है, लेकिन बहुत सारे वोटों में, अभी चंदन क्यारी में था, वहाँ पे 80% वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। और वो भी मैं 2 बजे का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 3 बजे का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो वोटिंग परसेंटेज ग्रामीण इलाकों में लोग कैसे वोट करते हैं और शहरी इलाकों में लोग कैसे वोट करते हैं, इसमें खासा अंतर है, जिसके चलते आपको जो एवरेज वो आपका कम हो जाता है। और शायद शहरी लोग, मतदाताओं को जागरूकता की ज़रूरत है। वो शायद इसे छुट्टी के रूप में देखते हैं, उनको लगता नहीं है कि उनका लोकतंत्र के प्रति कोई कर्तव्य है, और यही एक चिंता का विषय। यही कारण है कि मुंबई में जो देख रहे हैं, जो वोट गिरता हुआ वोटिंग परसेंटेज जो देख रहे हैं, वो यही एक कारण है कि वोटिंग परसेंटेज इतना गिर रहा है। जी प्रभाकर, लेकिन एक जो बात आप जो बता रहे हैं, जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, तो इस बार कई सारे जो ट्राइबल इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर वोटिंग हो रही है। अगर वहाँ पर एक वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो उसको किस तरीके से इस वक्त एनालिसिस उसका किया जा रहा है? देखिए, इसकी एनालिसिस जो है वो दोनों तरीके से होती है। माना यह जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो जो सिटिंग एमएलए है या सिटिंग एमपी है उसके खिलाफ वो वोट है, लेकिन बहुत बार आपने रिजल्ट में देखा है इसका उल्टा होता है। अब जहाँ तक ट्राइबल इलाकों की बात करें, देखिए 2 इलाके हैं झारखंड के जो सेकंड फेज़ में वोट कर रहे हैं। एक संथाल परगना का इलाका है जिसमें आपको दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, ये पूरा इलाका आता है, ये ज़िले हैं। और दूसरा ये कोयलांचल का इलाका है जिसमें धनबाद, बोकारो का इलाका आता है। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है झारखंड का, कोयले की खदानें हैं यहाँ पे। इस दोनों इलाकों में से जो पॉलिटिकली अगर आप बात करेंगे तो संथाल परगना जो है वो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इलाका जो है वो जेएमएम का इलाका रहा है। वो इलाका शिबू सोरेन का गढ़ रहा है, और उसके बाद आज के दिन में हेमंत सोरेन वहाँ से उसको लीड करते आए हैं। और इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने खासकर खासी कोशिश की कि किसी तरह से इनके ट्राइबल वोट बैंक में सेंध लग सके, क्योंकि बीजेपी ये जानती है अच्छी तरीके से कि जब तक आप इनके आदिवासी वोट बैंक में सेंध नहीं लगाएंगे तब तक जेएमएम का यहाँ कुछ खास बिगाड़ नहीं सकते। और पिछले लोकसभा में बीजेपी ने ये देखा था कि जेएमएम जो है वो ट्राइबल इलाकों में अच्छा करके गई और बीजेपी ने खासा नुकसान उठाया। तो इसलिए इस बार खासा कोशिश की है, बीजेपी ने अच्छी खासी कोशिश की है कि ट्राइबल इलाकों में सेंध लगा सके। अब जब आप बात करेंगे संथाल परगना की, तो यही इनका टेस्टिंग ग्राउंड होगा। इस जगह पे अगर बीजेपी ट्राइबल वोट पा पाती है, अगर सेंध लगा पाती है, तो समझिए कि बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो इन्फिल्ट्रेटर्स की बात कर रहे थे, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात कर रहे थे, वो सफल रहा जमीन पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बंद रहिए हमारे साथ। बिटकॉइन मामले में रायपुर में आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है। गौरव मेहता की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले के साथ बातचीत का ऑडियो और जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हुआ। बीजेपी ने ऑडियो और स्क्रीनशॉट जारी करे और कल पुणे में पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाया था।
अधिकारी का कहना था कि 2018 में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन का दुरुपयोग किया और इसके इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किया जा रहा है। आरोप था उसका जो जवाब मैंने दिया वो हर मीडिया हाउस ने दिखाया। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। उसके बाद मैंने वकीलों को मेरे फ़ोन किया और आज सुबह मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि जो उन्होंने जो आरोप किए उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। और ये जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, ये ऑडियो क्लिपिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, आप सब ने सुनाया भी है, बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद, और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे थे। कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज तत्पर ईडी की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल सीट पर जारी उपचुनाव के बीच एक युवती का शव बोरे में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को वोट न देने के कारण उसकी हत्या हो गई। परिवार वालों का कहना है कि युवती बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन प्रशांत यादव नाम के एक शख्स ने समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कहा। ऐसा ना करने पर युवती की हत्या कर दी गई। ला की हालत किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल, और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुई है पारक दे बेटी राती फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल के नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम। कल नहीं लेगो 12 और 1 बजे के बीच में दल लेगो वोटर साइकिल में। कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें पूरी सख्ती जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि मानवता को पुनः शर्मसार करने वाले सपाई गुंडे करहल में भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित एक दलित बेटी की सपाई प्रशांत यादव और उसके साथियों ने निर्मम हत्या कर दी है। अब इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है।